नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। फिलीपींस और वेटिकन सिटी दो ऐसे विश्व के देश जहां तलाक का अवैध होना एक ऐसी सामाजिक और कानूनी विशेषता है जो इन दोनों देशों को दुनिया के अन्य देशों से अलग करती है। अब इसके पीछे के अगर कारण की बात करें तो कारण धार्मिक और सांस्कृतिक ठहरता है। ये विशेष रूप से अगर फिलीपींस की बात करें तो कैथोलिक प्रधान देश है और कैथोलिक चर्च, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये तलाक के खिलाफ होते हैं। और खासकर जब विवाह की बात करेंगे तो विवाह के संबंध में जो नीतियां और कानून हैं, ऐसे में वो भी इन्हीं धार्मिक सिद्धांतों से प्रभावित होती हैं। लेकिन हाल ही में इन दोनों देशों में से एक देश फिलीपींस की अगर बात करें तो यहाँ पर परिवर्तन की एक बयार देखी गई है एक विधेयक के माध्यम से। तो आज हम समझेंगे कि इन दोनों ही देशों में से विशेष रूप से फिलीपींस में जो ये विधेयक लाया गया है, इस विधेयक में क्या बात की जा रही है और क्यों आखिर इस श्रेणी में, तलाक को अवैध मानने वाले श्रेणी में, इस देश का नाम शुमार है। तो आज की चर्चा हमारी इसी पर केंद्रित होगी। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा कि इन देशों में अवैध है तलाक। अब देखिए हमारे चर्चा के बिंदु क्या होंगे। सबसे पहले बात करें तो खबर की बात हमने की, चर्चा में क्यों है इसको जानेंगे। फिलीपींस में तलाक क्यों नहीं है कानूनी, इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर विश्व के सभी देशों में तलाक को कानूनी एक अधिकार के तौर पर देखा जाता है, लेकिन फिलीपींस और वेटिकन सिटी दोनों में ही आखिर ये कानूनी रूप से ये अधिकार क्यों नहीं मिला है। कैथोलिक धर्म और तलाक का क्या रिलेशन है, इसको समझेंगे। क्या है मौजूदा प्रावधान, अगर ये अभी तक इस कानून के तहत ये अधिकार नहीं मिला है तो वहां के लोग आखिर अगर अलग होना चाहते हैं तो आखिर इस समय वहां पर क्या प्रावधान किया गया है, फिर नए विधेयक में क्या प्रस्ताव किया गया है जिससे कि और सुविधा वहां के लोगों को मुहैया होगी अगर ये विधेयक अधिनियम बनता है। तो अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा, हमारी परिपाटी है जिसका जवाब हम आपसे अपेक्षित रहे। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जोड़ के इस संदर्भ को आप देख सकते हैं। बात खबर की करेंगे तो खबर इंडियन एक्सप्रेस की है। फिलीपींस इज वन ऑफ द ओनली 2 कंट्रीज वेयर डाइवोर्स इज इलीगल, कुड दैट चेंज, क्या ये परिवर्तन होगा, अगर होगा तो क्या होगा। तो देखिए चर्चा में क्यों है इसको समझते हैं, क्योंकि ये दो ही देश ऐसे हैं, फिलीपींस और वेटिकन सिटी। इन दोनों देशों में तलाक जो है उसकी अनुमति वहां के नागरिकों को नहीं है। अब ऐसे में ये इन दोनों ही देशों को खास बनाता है और फिलीपींस के निचले सदन में ऐसे में परिवर्तन की बयार देखी गई जब वहां पर एक विधेयक पारित किया गया और इस विधेयक में ये बात शामिल है कि अगर ये विधेयक कानून का रूप लेता है, वो सीनेट से पास होता है, राष्ट्रपति की मुहर लगती है और अगर कानून का रूप लेता है तो वहां के लोगों को भी तलाक लेने का कानूनी अधिकार मिल पाएगा जिसके विभिन्न आधार होंगे। अब प्रतिनिधि सभा में ये पारित हो गया और विवाह और रिश्तों के प्रति इसको सामाजिक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। तो इसलिए पूरा का पूरा ये संदर्भ चर्चा में है। अब बात करते हैं फिलीपींस में तलाक क्यों नहीं है कानूनी। तो देखिए इसका जो कारण है, इसका कारण वहां की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की जो संरचना है वो रिलीजियस आधार पर वहां की संरचना है। तो 2020 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो रिलीजियस कंपोजिशन वहां की जनसंख्या का वो काफी कुछ बयां करेगा। इसकी घरेलू आबादी में आप देखेंगे जो रोमन कैथोलिक लोग हैं उनकी हिस्सेदारी 78.8% है, अर्थात 2/3 से ज्यादा। अब ऐसे में एक विश्व के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कैथोलिक लोगों का जो प्रतिशत है वो प्रतिशत के लिहाज से देखेंगे तो विश्व में ये सबसे ज्यादा है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या में जो लोग आते हैं वो है मुस्लिम, वो है 6.4%। तो देखिए मुस्लिम समुदाय को तो उनका अपना शरिया के हिसाब से नियम कानून चलता है, तो तलाक का अधिकार उनको मिला हुआ है क्योंकि व्यक्तिगत मामलों में शरिया कानून द्वारा ये शासित होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जनसंख्या है, लगभग 80% के करीब 78.8% इनकी जनसंख्या है, वो संचालित होती है रोमन कैथोलिकों की हिस्सेदारी है। तो इनके द्वारा रोमन कैथोलिक जो चर्च है उसका प्रभाव इस पर है। अब ऐसे में क्या वो कारण है कि यहां पर ये कानूनी रूप नहीं ले पाया। तो देखिए कैथोलिक धर्म और तलाक का विशेष संबंध है। यहां पर जो कैथोलिक धर्म है या कैथोलिकों के लिए जो विवाह होता है, ऐसा माना जाता है कि ईश्वर और समाज के प्रति एक पवित्र प्रतिबद्धता है, इसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसी उनकी मान्यता है। और कुछ मामलों में ही ये अलग होने की छूट देते हैं, लेकिन वो विवाह का बंधन कभी नहीं टूटता है, वो अलग होते हैं उसके बाद भी। देखिए वे चर्च में दोबारा विवाह नहीं कर सकते, ऐसा प्रोविजन है कैथोलिक मान्यता के अनुसार। अर्थात अगर आप अलग होना भी चाहते हैं तो दोबारा आप शादी नहीं कर सकते, सेपरेट होने के लिए आप हो सकते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण आप देखिए हेनरी अष्टम। अगर बात करें हेनरी अष्टम की तो हेनरी अष्टम जो कि ट्यूडर वंश से जिनका संबंध था, ब्रिटिश शासक थे, इनकी अगर बात करें तो ये
1509 से 47 का कार्यकाल था। इनकी 6 पत्नियां थीं। तो जब पहली पत्नी से ये तलाक लेना चाहते थे और दूसरी पत्नी कैथरीन ऑफ एरागन जो इनकी पहली पत्नी थी, इनसे तलाक लेकर ये दूसरी पत्नी एनी से शादी जब करना चाहते थे, तो उनके विवाह के लिए जो पोप हैं, तात्कालिक जो पोप थे, उन पोप ने, जो क्लीमेंट सप्तम थे, उन्होंने अनुमति नहीं दी, क्योंकि ये उस समय कैथोलिक मान्यता के अंतर्गत ही आते थे। और उनके द्वारा जब इसकी अनुमति नहीं दी गई तो कैथोलिक चर्च से इन्होंने अपना नाता तोड़ लिया था और स्वयं को इंग्लैंड के चर्च का सर्व प्रमुख भी घोषित कर दिया था। तो इतिहास में भी ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं जब इससे बड़े बड़े शासकों को भी दिक्कतें आई इस मान्यता के होने की वजह से। अब देखिए फिलीपींस की अगर बात करें तो फिलीपींस जब जब औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन रहा, खास करके 16वीं सदी में आप देखें, स्पेन का जब ये उपनिवेश था उस समय की भी स्थिति आप देख लें, अमेरिका का जब उपनिवेश था तब भी की बात कर लें 1898 से 46 तक, या जब तक जापानी कब्जे में था 42 से 45 तक, इस दौरान भी देखेंगे यहां पर तलाक की अनुमति थी। अर्थात उपनिवेशी काल में, औपनिवेशिक जो समय था उस समय भी यहां पर तलाक की अनुमति दी गई थी। साथ ही साथ आप देखेंगे स्पेन, अर्जेंटीना और आयरलैंड जैसे देश भी जहां पर कैथोलिक आबादी बहुत ज्यादा है, यहां पर भी समय के साथ साथ आप देखेंगे तलाक की अनुमति दी गई। लेकिन विश्व में 2 ऐसे देश, वेटिकन सिटी और फिलीपींस में, आज भी तलाक को कानूनी अधिकार के तौर पर स्वीकार न किया जाना इसको विशेष दर्जे में ले जाकर खड़ा करता है। आधुनिक युग में जहां हर जगह अधिकारों की बात होती है, वहां पर ये दोनों देशों में इस अधिकार का न होना एक विशेष बात होती है। तो आधुनिक फिलीपींस में अगर बात करें, जहां पर पहले ये अधिकार मिले हुए थे, लेकिन मॉडर्न युग में आते आते जहां अधिकार दिए जाने की बात ज्यादा होती है आधुनिकता के साथ साथ, अब आधुनिक समय में यहां देखा गया कि यहां के चाहे राजनेता हो, चर्च हो या अधिकांश आबादी हो, यहां पर तलाक पर प्रतिबंध के फेवर में ये दिखाई देते थे, इसके पुरजोर समर्थन में दिखाई देते थे। हालांकि हालिया कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अब इस चीज में मामूली गिरावट दर्ज की गई है और उसी गिरावट का परिणाम है हालिया पेश किया गया विधेयक, जिस विधेयक में इसको कानूनी अधिकार बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो मौजूदा समय में इसका श्रेय वहां के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनको भी दिया जा रहा है, क्योंकि जो राष्ट्रपति बोंग मार्कोस हैं वो भी इस बात के समर्थक हैं कि यह अधिकार लोगों को दिया जाना चाहिए। अब देखिए अलग होने के लिए मौजूदा कानून क्या है, मौजूदा प्रावधान क्या है कि अगर उनको ये कानून के रूप में अधिकार नहीं मिला है तो कुछ तो ऐसे अधिकार होंगे। तो देखिए तलाक की अनुमति तो इनको नहीं है, लेकिन 2 तरह से सेपरेट हो सकते हैं। तो कानूनी अलगाव उनका हो सकता है और दूसरा विवाह का निरस्तीकरण हो सकता है। तो देखिए अगर कानूनी अलगाव होगा तो अलग अलग रहने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उस विवाह को समाप्त नहीं माना जाएगा, वो विवाह रहेगा, आप सेपरेट रहेंगे। एक तो ये कंडीशन हो गई। और इसमें इस प्रकार अगर आप अलग होंगे तो कोई भी पक्ष को यह अधिकार नहीं होगा कि वो दोबारा शादी कर ले। दूसरा, निरस्त्रीकरण की अगर बात करें तो विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाता है। इसमें ऐसा माना जाता है कि विवाह हुआ ही नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में भी आपको दोबारा विवाह की अनुमति नहीं मिलती है। तो फिलहाल ये जो दोनों कंडीशन है इसमें अलग अलग आधार दिए गए, अलग अलग बेस दिए गए कि चाहे आप कानूनी रूप से अलग होना चाहते हैं तो या विवाह का निरस्तीकरण किया जाए तो, इन दोनों ही कंडीशन में कुछ आपको बेस होना चाहिए। उन बेस के आधार पर ही आपको ये दोनों अधिकार भी आपको दिए जाएंगे। क्या बेस है? एक तो शारीरिक रूप से अगर हिंसा हो रहा हो, अपमानजनक आचरण हो रहा हो, या वैवाहिक रूप से आप चीट कर रहे हो किसी के साथ। दूसरा है विवाह निरस्तीकरण का आधार क्या होगा, किस कंडीशन में होगा। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति पागल है, किसी के साथ धोखाधड़ी हो रही है, बल प्रयोग किया जा रहा है, या विवाह के समय कोई धमकी दी जा रही है या धमकी देके जबरन विवाह किया गया है, तो ऐसी दशा में विवाह का निरस्तीकरण हो सकता है। लेकिन ये दोनों की दोनों प्रक्रियाएं क्या है? ये दोनों की दोनों प्रक्रियाएं टाइम टेकिंग है, कानूनी रूप से पेचीदा है, खर्चीली है। इसकी वजह से साथ साथ अदालत में आपको साबित करना होगा कि अमुक आधार आपके जस्टिफाई हो रहे हैं कि नहीं। तो इसकी वजह से कानूनी उपाय महंगा है, लंबा समय ले रहा है। साथ ही ऐसी दिशा में जब आप ये कदम उठाएंगे तो घरेलू दुर्व्यवहार होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और साथ ही संपत्ति आदि की समस्या भी होती है कि संपत्ति किसको आपको मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो इस लिहाज से ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो एक पेचीदा प्रोसेस है। और इस लिहाज से जो हाल ही में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें ये कोशिश की गई है कि कानूनी अधिकार के तौर पर अगर 2 लोग अलग होना चाहते हैं तो वो इसके लिए एक नियम के तहत, एक कानून के तहत याचिका अपनी दाखिल करेंगे और उसके बाद ये इस विधेयक अगर ये कानून बनता है तो इसके तहत अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। देखिए पूर्ण तलाक का आधार इसमें निर्धारित किया गया है और ये माना गया है कि अगर मनोवैज्ञानिक रूप से कोई व्यक्ति अक्षम है,
ऐसा दोनों लोगों के बीच में मतभेद हो जाए, झगड़ा हो जाए कि पुनः उनमें सुलह नहीं हो सकती है, या घरेलू या वैवाहिक रूप से कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो, तो आप इन आधारों पर, इन बेस पे आप पारिवारिक जो न्यायालय होगा, जो फैमिली कोर्ट होगा, वहां पर जाके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और कुछ मामलों में फिर क्या होगा, एक कूलिंग ऑफ पीरियड होगा जो मिनिमम 60 डेज का होगा, 60 दिन का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा। इस पीरियड में कोशिश की जाएगी कि दोनों पक्षों में सुलह हो जाए, लेकिन फिर भी अगर बात नहीं बनती है तो साल भर के अंदर एक प्रक्रिया, ये याचिका आगे बढ़ेगी और उस पर 1 साल के भीतर ये फैसला हो जाएगा कि इनका तलाक होना चाहिए और फिर से इनको दोबारा दोनों पक्षों को विवाह करने का अधिकार मिलेगा। तो इस तरह से कानूनी रूप, इसको कानूनी ढांचा दिए जाने का प्रयास है। और इस प्रकार का प्रयास ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया गया। 2018 में ऐसा प्रयास किया गया था, प्रतिनिधि सभा में समिति स्तर पर एक ऐसे विधेयक को पारित भी किया गया, लेकिन जो कैथोलिक चर्च के तात्कालिक पादरी थे उनका विरोध हुआ और सीनेट में यह विफल हो गया। लेकिन अब पहले की स्थिति और अब की स्थिति में थोड़ा अंतर है। अब की स्थिति में एक सर्वेक्षण हाल ही में हुआ, उस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि अब आधी आबादी तलाक को स्वीकार कर रही है और साथ ही साथ वहां के जो वर्तमान राष्ट्रपति बोंग मार्कोस की भूमिका है तलाक को एक कानूनी रूप देने के समर्थन में, उसका भी एक अहम रोल माना जा रहा है। और ये ऐसी एक उम्मीद है, एक ऐसी आशा है कि सामाजिक और कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत ये बन सकता है, जो समाज के विकास को, आधुनिकीकरण को इंगित करे, आधुनिकीकरण को दर्शाए। तो ये पूरा का पूरा मामला था। अंत में एक अभ्यास प्रश्न है आपके लिए कि दिए गए विकल्पों में से किस देश में तलाक आज भी अवैध है। आपके सामने ऑप्शन है, आपको सही जवाब देना है। वेटिकन सिटी, फिलीपींस, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है संदर्भ आपको समझ में आया होगा। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।